अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSC 201 इंटरनेशनल रिलेशंस के लेसन नंबर 11 को देखेंगे, डिप्लोमेसी, जो कि हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक है। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हमने जो पहला पॉइंट पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि डिप्लोमेसी के टूल्स या सोर्सेज। देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। डिप्लोमेसी का मतलब है कि कंट्रीज़ का आपस में रिलेशंस मैनेज करना, ठीक है, जैसे निगोशिएशंस के ज़रिए, एग्रीमेंट्स और कम्युनिकेशंस के ज़रिए। अब ये इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, ज़रिया है, वो फॉरेन अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके जहाँ जाके लोग जो है वो एग्रीमेंट्स करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। मतलब हर कंट्री में एक ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लगा लें, या फिर फॉरेन जो है वो ऑफिस होता है, जो दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस को मैनेज करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेट्स जो है वो क्या होते हैं, कौन होते हैं। देखिए, फॉरेन ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें डिप्लोमेट्स कहते हैं। डिप्लोमेट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं, दूसरा पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, देखिए, ये जो है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो एग्ज़ाम्स और ट्रेनिंग के बाद जो है वो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं। इनका कैरियर ही जो है वो डिप्लोमेसी होता है, ठीक है। इनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, फिर जो जाके ये ज्वाइन कर पाते हैं। जबकि पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप अपॉइंट करती है। यानी कभी कभी जो है वो ये होता है कि ये पॉलिटिशियंस जो है वो या इन्फ्लुएंशियल लोग भी जो है वो ये हो सकते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स, ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल जो सियासी लोग होते हैं ना, ये जो है वो डिप्लोमेट्स होते हैं ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक एम्बेसडर एम्बेसी का जो है वो एक हेड होता है। यानी ये अपने मुल्क के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है होस्ट कंट्री में। होस्ट कंट्री क्या होता है, देखिए, जैसे हमारा जो कंट्री पाकिस्तान है, हम इसको होम कंट्री कहते हैं। होम कंट्री कौन सा होता है, जो आपका अपना मुल्क होता है। कोई भी किसी भी मुल्क का जो लोग होंगे वो अपने मुल्क को होम कंट्री कह सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारा होम कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। और होस्ट कंट्री कौन सा होता है, जो हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क, जिस भी मुल्क में हम जाएँ तो वो हमारा होस्ट कंट्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मुल्क का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है होस्ट कंट्री में, ठीक है। एम्बेसडर्स का काम क्या होता है, एम्बेसडर्स का काम होता है कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, दूसरे मुल्क के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना। जैसे कि पाकिस्तान का एम्बेसडर अगर फ्रांस में हो, तो वो पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस में जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो कंसिलर ऑफ एम्बेसी आ जाता है। देखिए, एम्बेसडर के बाद सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है कंसिलर की। ये यूजुअली एक्सपीरियंस्ड कैरियर डिप्लोमेट होते हैं। एम्बेसडर्स को इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक मैटर्स में ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्रेटरीज आ जाते हैं। यानी एम्बेसी में फर्स्ट जो है वो सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी और जो है वो थर्ड सेक्रेटरी होते हैं। ये मिड लेवल डिप्लोमेट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, रिपोर्ट्स बनाना होता है और निगोशिएशंस में जो है वो हेल्प आउट करना होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है अटैचेज। देखिए, इसको आपने अटैच नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एक आपका जो है वो फ्रांसीसी वर्ड है, अटैचे। देखिए, अटैचेज जो है वो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फील्ड्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कमर्शियल अटैचे हो गया, एग्रीकल्चर जो हो गया, नेवाल हो गया या प्रेस हो गया, ठीक है। कमर्शियल में क्या होता है, ट्रेड और बिजनेस लाइक मैटर्स होते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है वो एग्रीकल्चर में होते हैं, रिलेशन जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। नेवल में क्या होता है, नेवी मिलिट्री मैटर्स होते हैं। प्रेस में आपको पता है मीडिया और इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। सो मतलब डिप्लोमेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर कंट्री अपनी एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स भेजती है। एम्बेसी में डिफरेंट रैंक्स होते हैं, जैसे एम्बेसडर्स, कंसलर और से जो है वो सेक्रेटरीज जो है और अटैचेज हो गए, जो मिलकर अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को दूसरे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है इसके, ये आपका जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स पर। देखिए, जब कोई डिप्लोमेट या एम्बेसडर्स किसी दूसरे कंट्री, यानी जो होस्ट कंट्री होता है, उसमें जाता है, तो सबसे पहले उसे अपने जो है वो क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। क्रेडेंशियल्स एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो उसकी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि ये पर्सन ऑफिशियली हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान का बंदा है, तो ये जब आगे जाएगा, इसको एक जो है वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को फिर क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और फिर एम्बेसडर्स ऑफिशियली अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है एग्रीशंस आ जाता है, यानी एग्रीमेंट अप्रूवल वगैरह। यानी एग्रीशंस का मतलब होता है कि होस्ट कंट्री के अप्रूवल लेना, यानी जब पाकिस्तान का बंदा जब दूसरे मुल्क जाएगा तो वहाँ के मुल्क के लोग जो है वो उसको अप्रूवल देंगे, यानी इस चीज़ का एग्रीमेंट यानी इजाज़त देंगे। इसका जो प्रोसेस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि होम कंट्री किसी पर्सन को एम्बेसडर बनाने का डिसीजन लेती है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, किसी भी शख्स को जो है वो एम्बेसडर बनाने का फ़ैसला ले लेती है, ठीक है। उसके उसका नाम जो है वो होस्ट कंट्री को भेजा जाता है। फिर यहाँ पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान के लोग जो है वो वहाँ पे उसको होस्ट कंट्री को एक चीज़ भेजेंगे, यानी इसका नाम भेजेंगे कि ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा। अगर होस्ट कंट्री एग्री कर ले तो उसे एग्रीशंस कहते हैं। फिर वो पर्सन वहाँ एम्बेसडर्स बन सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है वो डिप्लोमेट्स को कुछ स्पेशल राइट्स और प्रोटेक्शंस मिलती हैं, जिसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। इसका पर्पज़ होता है कि डिप्लोमेट बिना प्रेशर के अपना काम कर सके। देखिए, जैसे कि हमारे पास है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। देखिए, एम्बेसी को ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो उस डिप्लोमेट के अपनी कंट्री का हिस्सा हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनवॉयलेबिलिटी। होस्ट कंट्री की पुलिस एम्बेसी या डिप्लोमेट को बिना परमिशन इंटर या अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इनवॉयलेबिलिटी हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर डिप्लोमेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हो जाए, जो होम कंट्री और होस्ट कंट्री है, ठीक है, उनके आपस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो होस्ट कंट्री क्या करेगी, होस्ट कंट्री उस डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकती है। यानी जो है वो ये पर्सन हमारे कंट्री में अब जो है वो नहीं मज़ीद रह सकता, यानी उसको जो है वो वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स में एम्बेसडर्स पहले जो है वो क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करता है और होस्ट कंट्री के अप्रूवल लेता है। फिर जो है वो डिप्लोमेट्स को अपने काम के लिए स्पेशल इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो होस्ट कंट्री उस डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके वापस भेज सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी जो है वो आपने ये चीज़ें जो हाईलाइट हैं, जैसे कि एग्रीशंस क्या होते हैं और जो ये राइट्स है वो आपने देखना है, पर्सोना जो है वो नॉन ग्रेटा भी देख लेना है। बस इतना ही सही आपका काफ़ी है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी आ जाता है। देखिए, डिप्लोमेट्स का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है होस्ट कंट्री की इंफॉर्मेशन अपने होम कंट्री को भेजना, ठीक है। वो क्या कहता है कि वो डिफरेंट चीज़ों की रिपोर्ट्स भेजते हैं, जैसे सोशियो कल्चरल कंडीशंस होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, पॉलिटिकल कंडीशंस होगी होस्ट कंट्री की, वो सारी जो है वो अपने होम कंट्री को मालूमात देगा, ठीक है। यानी वहाँ की सोसाइटी, कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस सिचुएशंस क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर पाकिस्तान का एम्बेसडर किसी कंट्री में है, लाइक, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, इकोनॉमी कैसी है और सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो निगोशिएशंस होती हैं, यानी डिप्लोमेसी का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो निगोशिएशंस है। यानी इसका मतलब है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान मैसेजेस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, प्रॉब्लम्स को बातचीत और कंप्रोमाइज से सॉल्व करना और एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ करना, ठीक है। यानी डिप्लोमेट्स होस्ट कंट्री और अपने होम कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान कम्युनिकेशंस का ब्रिज बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, पीस एग्रीमेंट्स हो गए, कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हो गए, तो ये सारे जो है वो काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। तो मतलब डिप्लोमेसी के मेन फंक्शंस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने कंट्री को रिपोर्ट करना और दो कंट्रीज़ के दरमियान निगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स करवाना शामिल होते हैं। इस तरह डिप्लोमेट्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्मूथ और पीसफुल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर है। तो गाइज, आपने इसमें से भी जो है वो ये देख लेनी है कि डिप्लोमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक फंक्शंस, ठीक है। देन हम आ जाते हैं डिप्लोमेटिक प्री रिक्वेस्ट्स। देखिए, इसमें क्या होता है, डिप्लोमेसी को जो है वो क्रूसेडिंग स्पिरिट यानी एक्सट्रीम मिशन वाला जो काम होता है उससे दूर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई कंट्री डिप्लोमेसी में सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी या किसी हायर कॉज को जो है वो ज़बरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश करें तो निगोशिएशंस मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए डिप्लोमेसी में प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी होता है। डिप्लोमेसी तब इफ़ेक्टिव होती है जब फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड हो और कंट्री के पास जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर हो, ठीक है। तब डिप्लोमेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन से निगोशिएशंस कर सकते हैं। सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेट्स को सिर्फ अपने कंट्री के इंटरेस्ट नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी समझने चाहिए। अगर दोनों साइड्स
एक दूसरे की नीड्स को समझ लें तो एग्रीमेंट्स और सॉल्यूशंस निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रीज़ को कुछ इश्यूज़ पर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि मतलब अगर कोई इशू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर कोई कंट्री हर बात पर मतलब एक अड़ जाती है, ज़िद सी में आ जाती है, ज़िद करे, तो डिप्लोमेसी जो है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सो डिप्लोमेटिक रिकग्निशंस का मतलब है जब दूसरे कंट्रीज़ किसी नेशंस को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट स्टेट मान लें। ये किसी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो कभी कभी जो है वो रिकग्निशंस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चाहे कंट्री इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास यहीं पे कि रिपब्लिक ऑफ द नेदरलैंड्स, इसको जो है वो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कई सालों तक जो है वो कुछ कंट्रीज़ ने फुल रिकग्निशंस देने से मना किया था। ठीक है, ये इसकी जो है वो सामने आपके एग्जांपल भी दी हुई है। आगे जो है वो हम देखते हैं। जी, तो आज भी जो है वो दुनिया में कुछ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं जिन्हें सब कंट्रीज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। सबसे फेमस जो एग्जांपल हमारे पास है सामने, तो ये जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये गवर्नमेंट ताइवान पर जो है वो रूल करती है। ठीक है, लेकिन दुनिया की ज़्यादा कंट्रीज़ ऑफिशियली आरओसी को सेपरेट कंट्री नहीं मानती। इस वजह से इसे जो है वो वाइड स्प्रेड डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशंस नहीं मिली। सो अगर कोई कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना भी करे फिर भी वो इनफॉर्मल रिलेशंस जो है वो रख सकती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि यूनाइटेड स्टेट ताइवान के साथ ऑफिशियल एम्बेसी के ज़रिए रिलेशन नहीं रखता। ठीक है, उसकी जगह वो स्पेशल जो है वो ऑफिसेज यूज़ करता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान हो गया, तिपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया, तो वो इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करता है। तो ये ऑफिसेज जो है वो डिफैक्टो एम्बेसीज की जो है वो तरह काम करते हैं, यानी प्रैक्टिकली एम्बेसी जैसे रोल जो है वो होता है, लेकिन ऑफिशियल एम्बेसी नहीं कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंट्रीज़ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स के बगैर भी कम्युनिकेशंस करती हैं। जैसे इसे जो है वो इनफॉर्मल डिप्लोमेसी कहते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि देखिए सीक्रेटली या जो है वो क्वाइटली बातचीत करना, टेंशन्स को कम करना, न्यू आइडियाज़ डिस्कस करना। तो डिप्लोमेट्स अक्सर दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बनाते हैं जो गवर्नमेंट लीडरशिप तक इनफॉर्मल एक्सेस रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि सम टाइम डिप्लोमेसी जो है वो सेमी फॉर्मल चैनल्स के थ्रू भी होती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना के दरमियान समटाइम्स टास्क जो है वो थिंक टैंक्स और जो है वो एकेडमिक्स के थ्रू होती हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट्स अपनी इंटेंशंस बताना चाहती हैं या जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहती हैं, लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस नहीं करना चाहती। इसलिए जो है वो अनऑफिशियल इंटरलोकस्टर्स का जो है वो यूज़ करती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो यही चीज़ें आपने देखनी है कि जो है एम्बेसडर्स आपने जो होते हैं वो किस लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पर जो है फोकस करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और जो बहुत सारे जो कि जैसे कि रिपब्लिक ऑफ नेदरलैंड्स है, इसको जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करते बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो एक रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है, इसकी भी एक जो है ये एग्जांपल है, ये देख लेना है। और आरओसी ताइवान जो है ये आपने देख लेना है। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किए वो इनफॉर्मल जो है वो डिप्लोमेसी क्या होती है। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये थिंक टैंक्स जो है ये वाला किस तरह जो इसका इस्तेमाल हुआ है। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। देन हमारे पास जो है वो लास्ट में आ जाती है रेलिवेंट वोकैबुलरी। ठीक है, ये वही है जो क्विज़ के हवाले से हैं। तो यहाँ पे जो है वो लेक्चर 11 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।